चलो, तो आई होप कि सब बच्चे बिगिनर बॉक्स करके आए होंगे। हमने लास्ट क्लास में इंडक्टर पढ़ा था, उसका बिगिनर बॉक्स पूरा मैंने होमवर्क में दिया था आपको। बिगिनर बॉक्स 6 मैंने बोला था आज डिस्कस करेंगे हम उसे। तो बीबी 6 में 14 क्वेश्चन है। बताइए आपके डाउट्स क्या है, पहले डाउट डिस्कस कर लेते। एक आया क्वेश्चन 11 का पार्ट ए एंड सी। क्वेश्चन 11, पावर ड्रॉन फ्रॉम सेल। सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट है, उससे करंट 1 एम्पियर है। तो पावर जो सेल से दी गई वो V इंटू आई, उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस उसका ईएमएफ के बराबर होगा 5 वोल्ट इंटू करंट इज 1 एम्पियर, तो आ गई 5 वॉट। समझ में आया पार्थ? और सी वाले में पूछा है द पावर गिवन टू इंडक्टर। अब इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। किसी भी एलिमेंट की पावर उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट ही होती है, तो आई थिंक अब सी भी हो जाएगा। इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 1 एम्पियर करंट है तो रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 3 वोल्ट। 5 वोल्ट का सेल था तो इंडक्टर का 2 वोल्ट होना चाहिए। 5 वोल्ट तो इंडक्टर का 2, रजिस्टर का 3। इंडक्टर का 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसमें करंट 1 एम्पियर है तो पावर 2 वॉट हो जाएगी। ठीक है, चलो और कोई डाउट? और कोई भी डाउट इन क्वेश्चंस में? निमित बोल रहा है वीडियो थोड़ा ब्लर है। क्या वीडियो ब्लर है? मैं वीडियो क्लियर? यस सर क्लियर। देखो बच्चे तो बोल रहे क्लियर है, मैं फिर भी एक बार बंद करके देखो। मैं उतना क्लियर नहीं दिख रहा। अब मतलब आप उतने क्लियर नहीं दिख रहे, ठीक है। बाकी सब बच्चे बोल रहे क्लियर है, तो आपके एंड पे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, एक बार वो देख लो। ठीक है, चलो। अब आज हम फिर अगर बिगिनर बॉक्स कंप्लीट हो गया है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे एलार्ज सर्किट। और मैंने आप लोगों को बोला था आरसी सर्किट पढ़कर आइए क्या, तो आप सब आरसी सर्किट पढ़कर आए होंगे आई होप। पढ़ा है आपने आरसी सर्किट पूरा रिवाइज करा? यस, वेरी गुड। अब अगर आरसी सर्किट रिवाइज करा है ना तो बहुत ही इजी लगेगा आपको जो भी अपन आज करने वाले हैं, बहुत ही इजी। ठीक है, आरसी सर्किट में तो फिर भी अपन को समझने में टाइम लगा था, यहाँ तो आपको इतना इजी लगेगा कि फटाफट फटाफट सारी चीज हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। आरसी सर्किट के बिल्कुल जैसे ही होता है एलआर सर्किट। हमने सबसे पहले आरसी सर्किट में शुरुआत करी थी सबसे सिंपल आरसी सर्किट से, दैट इज एक बैटरी, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर लगा दिया। यहाँ भी सबसे पहले सबसे सिंपल सर्किट से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सर्किट में मैंने एक बैटरी लगाई, एक स्विच लगा दिया सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक इंडक्टर लगा दिया। ये हो गया सिंपल सा आरसी सर्किट। बोलो इसमें कोई डाउट? सिंपल सा एलआर सर्किट, इसमें कोई डाउट? जैसा आरसी सर्किट में, सिंपल आरसी सर्किट में चार्ज इंक्रीज होता है कैपेसिटर पे, कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे बढ़ते जाता है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम यहाँ पे करंट बढ़ता है, तो अपन देख रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट सर्किट। ठीक है, T0 से पहले सर्किट में कोई करंट नहीं था, रजिस्टर आर, इंडक्टर एल, ईएमएफ ई। T0 पर सर्किट को स्विच ऑन करा, एट T0 सर्किट स्विच ऑन करा। सर्किट स्विच ऑन करेंगे, सर्किट में बैटरी है, कुछ करंट आएगा, है ना। एट सम टाइम, एट सम टाइम मान लेते हैं सर्किट में कुछ करंट आ गया, वी डोंट नो कितना करंट आया, उसको कुछ वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। तो आई एम एज्यूमिंग सम करंट इन द सर्किट। किस डायरेक्शन में आया वो भी एज्यूम कर लेते हैं। बैटरी डोमिनेट करती है नॉर्मली, बैटरी की वजह से करंट आता है, तो एज्यूम कर लेते हैं ऐसा करंट बैटरी ने प्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, अब केवीएल तो हर सर्किट में लगा सकते हैं बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना। ये सब अपने नॉर्मल सर्किट में केवीएल से बैटरी क्रॉस करी, ई रजिस्टर को क्रॉस करा माइनस आई आर, इंडक्टर को क्रॉस करा, इंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप एल डी आई डी टी होता है मैग्नीट्यूड में इक्वल टू 0। ये एल डी आई डी टी को वहां ले जाओ, बिल्कुल आइडेंटिकल चीजें चल रही है। अगर आप पढ़कर आए होंगे ना, कॉपी सामने रख के देखना, सब कुछ आपको एक जैसा दिख रहा है। ई माइनस आई आर नीचे ले जाओ, डी टी वहां ले जाओ, तो एल
डी आई अपॉन ई माइनस आई आर, ठीक है, दिस शुड इक्वल टू डी टी, डी टी वहां ले गए, ठीक। इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ एल डी आई अपॉन ई माइनस आई आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी। लिमिट लगा लो, 0 से t, करंट की लिमिट, स्टार्टिंग में कुछ भी करंट नहीं था, t टाइम पे करंट आई मान लिया अपन ने, ठीक है। इंडक्टर करंट को बढ़ने नहीं देना चाहती है, इंडक्टर करंट को चेंज का अपोज क्रिएट करती है, तो शुरू में अगर करंट था नहीं तो आने भी नहीं देगी, जस्ट t 0 पे कोशिश करेगी इंडक्टर करंट नहीं आए, इसलिए मैं 0 ही करंट मान रहा हूं। बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल बात है ये। अब इंटीग्रेट कर देते, L कांस्टेंट है, बाहर रखो, लीनियर इंटीग्रेशन, लीनियर इक्वेशन है, तो ln e माइनस आई आर इंटीग्रेशन आ जाएगा, t जो करंट का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट लगा लो 0 से t, यहाँ लिमिट लगाओ 0 टू i, ये एक्सप्रेशन आया। लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, ये L और R का रेशियो उधर भेज दो, यहाँ पे आ गया log e माइनस आई आर अपॉन e, लिमिट लगाने के बाद उधर आ गया माइनस आर टी बाई एल, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके थोड़ा सॉल्व करो तो ये आने वाला इक्वेशन, मैंने फाइनली इक्वेशन जो आएगी वो लिख दी, तो ऐसा लिख दिया टी अपॉन एल अपॉन आर। ये ऐसा क्यों लिखा, ये यहाँ पे टी को मैंने आर टी बाई एल को आर को नीचे ले जाके लिख दिया, इसका कारण तुमको समझ में आ रहा होगा। ये इक्वेशन देखी देखी लग रही है, जानी पहचानी लग रही है, जान पहचान है इस इक्वेशन से हमारी, हाँ क्या जान पहचान है बताओ। आरसी में डिस्चार्जिंग नहीं बेटा, चार्जिंग का है, दिस इज फॉर चार्जिंग। कैपेसिटर में जैसे चार्ज करते समय इक्वेशन आई थी, बिल्कुल आइडेंटिकल इक्वेशन है ना। ये ई बाय आर क्या है, ये ई बार क्या है, जब t को इंफिनिटी डालोगे, जब t इक्वल टू इंफिनिटी होगा तो यहाँ माइनस इंफिनिटी आएगा, e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, लेकिन माइनस इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, ये 0, दिस टर्म इज 0, ये 0 तो e बाय r का करंट बचेगा, ये 0 तो ओनली e बाय r का करंट बचेगा। t को इंफिनिटी डालने पे एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी जो करंट है वो e बाय r है, जिसको मैंने बोल दिया आई नॉट, ये स्टेडी स्टेट का करंट हो गया, इनफाइनाइट टाइम बाद स्टेडी स्टेट का करंट हो गया। ये मैक्सिमम करंट भी है, देखो इंडक्टर एक वायर ही होता है बेसिकली, जिसका अपन ने ऐसे वाइंडिंग कर दी होती है, लूप बना दिया, उसमें कोई रेजिस्टेंस, अगर आइडियल कंडक्टर का बनाया है तो रेजिस्टेंस होगा नहीं, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस है नहीं, बैटरी और ये रेजिस्टेंस से सर्किट में करंट ई बाय आर ही आना चाहिए था। दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, दिस इज ऑल्सो द मैक्स करंट और करंट इन स्टेडी स्टेट। तो इसको अगर आई नॉट बोल दो, और एल बाय आर को क्या बोलूंगा, एल बाय आर को क्या बोल दिया, टाइम कांस्टेंट टाउ, एल बाय आर ये रख दो, तो इक्वेशन आ जाएगी आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय टाउ, बिल्कुल वैसी इक्वेशन है जैसा आरसी सर्किट में आई थी। आ रही है क्या समझ में, बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, यस। इसका ग्राफ भी आता है फिर हमको तो, है ना, अब तो हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम का, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ तो इंक्रीजिंग ग्राफ दिखेगा मुझको लाइक दिस, और अल्टीमेटली कांस्टेंट हो जाएगा लाइक दिस, तो आई नॉट करंट पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। यहाँ स्पेस कम है, स्क्वायर फिर से बना लेता हूँ ग्राफ में, यहाँ पर करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, अल्टीमेटली जाके कांस्टेंट होगा। क्या वैल्यू आएगी कांस्टेंट करंट की, अल्टीमेटली जाकर इन्फिनिटी टाइम पर करंट कांस्टेंट हो जाता है, कितना हो जाता है ई बाय आर। ई बाय आर ऐसा करंट है जैसे कि इंडक्टर है ही नहीं, सिर्फ ई बाय आर का करंट है, ये है ही नहीं सर्किट में। तो ये भी समझ में आ रहा है आपको कि इंडक्टर अल्टीमेटली स्टेडी स्टेट में
कुछ बिहेव नहीं करती, कुछ है ही नहीं, मतलब है ही वो, जीरो हो जाता है उसका रेजिस्टेंस, वायर जैसा बिहेव करती है, इट इज लाइक अ वायर। तो सर्किट में ओनली ई बाय आर का करंट है, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर इज लाइक अ वायर। चलो क्या ये क्लियर है सबको? यस, ओके। वीडियो क्लियर सबको? किसी को वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। आयुष, आपके एंड पे कोई दिक्कत है बेटा? यहाँ सभी बच्चे ही बोल रहे क्लियर है उनको। ठीक है, चलो ठीक, अब आगे बढ़ते। नाउ क्लियर। अच्छा, क्या हो रहा है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो आज बार बार? जस्ट अ मिनट में चेक करो कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो बाद में देखेंगे, है ना, ऐसे तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा कोई प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा एक मिनट और। अब आप बताओ फटाफट, इसमें बाकी ग्राफ बनाओ। इंडक्टर में करंट का ग्राफ बन गया। अब पोटेंशियल ड्रॉप का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनता? पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ इंडक्टर और पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ रजिस्टर का ग्राफ कैसा होता? ये बनाओ, ये दोनों बनाओ, एंड बराबर नहीं होंगे वो, उनके ग्राफ बनाओ कैसे दिखना चाहिए। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होगी, उसका ग्राफ कैसा होगा, पावर इन इंडक्टर का ग्राफ कैसा बनना चाहिए, बनाओ ये सब, सब आपको आता है। चलो, आज मुझे क्लास में थोड़ा बच्चों का नंबर कम दिख रहा है, आज मैंने लिंक भी चेंज करी। सबको मैंने मैसेज तो आपको बहुत पहले से कर दिया था ना लिंक का, तो उसकी तो प्रॉब्लम आई थिंक होना नहीं चाहिए थी। सही है, आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम और तो नहीं आई नई लिंक से? नो, ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब इन सबके ग्राफ भी बना लेते हैं, एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं। इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर इज एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड में, बिकॉज डी आई बाई डी टी करंट बढ़ रहा है तो डी आई बाई डी टी विल बी पॉजिटिव, तो आप लिख सकते हो कितना आएगा। आई का एक्सप्रेशन पता है, ये रहा, इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करके देखोगे तो देखो क्या आ जाएगा, e इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये आ जाएगा। रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा आई आर, तो आ जाएगा e इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब देखो इन दोनों का सम करके देखो तो ई आ रहा है, होना ही चाहिए था। इन दोनों का सम देखो ई आ रहा है, क्यों आएगा भाई? जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ और यहाँ हुआ उनका सम ई तो होना चाहिए, बिकॉज सर्किट में बैटरी तो इनको पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करके दे रही है। ठीक है, इनके ग्राफ भी बन जाएंगे अब तो। ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंसेस, रजिस्टर का देखोगे तो बिल्कुल करंट जैसे ग्राफ होना चाहिए, लाइक दिस। इंडक्टर का देखोगे तो कम होते हुए ग्राफ दिखेगा लाइक दिस, है ना। जीरो टाइम पे देखोगे तो इंडक्टर में ईएमएफ ई जैसा दिखेगा, ये होगा इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस। रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में जीरो और बाद में ई हो जाएगा। अल्टीमेटली इंडक्टर वायर जैसा बन गई, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो रहा है, देखो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे जीरो हो रहा है, और रजिस्टर में अल्टीमेटली पूरा बैटरी का ईएमएफ आ रहा है, बैटरी का पूरा ईएमएफ रजिस्टर को पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्म में मिल रहा है ना, ये हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये टाइम कांस्टेंट क्या होता था? हमने आरसी सर्किट में पढ़ा था, टाइम कांस्टेंट वो टाइम था, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू रखो यहाँ, टी को एल बाय रखो तो ये 1 आ जाएगा। करंट यहाँ पर 63% हो जाएगा मैक्सिमम का, आरसी सर्किट में चार्ज 63%, यहाँ करंट 63%, टी को टाउ रखो तो यहाँ पे 63% ऑफ मैक्सिमम करंट आ जाएगा। व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? ये वो टाइम है जिस टाइम पर सर्किट में करंट बढ़ते बढ़ते 63% बढ़ गया।
बोलो क्लियर हो रहा है ना? आधा कब होता था, हाफ करंट कब आना चाहिए बताओ? आधा कब होता है? बिल्कुल सही ऋत्विक, टाउ एल एन टू, टाउ एल एन टू। आधा करंट होने का टाइम आएगा टाउ एल एन टू, उस पर करंट V बाय 2R। ये बहुत खास टाइम होता है टाउ एल एन टू। इस पर दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप हाफ ऑफ मिलता है, रजिस्टर और इंडक्टर का। कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में कैपेसिटर और रजिस्टर, यहाँ कैपेसिटर रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी का आधा आधा, यहाँ पर इंडक्टर और रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप आधा आधा, E बाय 2 E बाय 2। ठीक है, हम अगर पावर टू इंडक्टर निकाले, पावर टू इंडक्टर वो जाएगा उसका करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वो आ जाएगा। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करो, इंडक्टर का करंट वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट जाएगा ई स्क्वायर बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय टाउ इनटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। इसका आप ग्राफ बनाओ पावर का, पावर इन इंडक्टर। तो पहले बढ़ेगी फिर कम होगी, लाइक दिस। वो पहले बढ़ेगी फिर कम होगी, लाइक दिस। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? सेम कैपेसिटर में पड़ा है। किस समय मैक्सिमम होगी पावर बताओ? किस समय मैक्सिमम होती पावर? पावर किस समय मैक्सिमम होती बताओ? टाउ एल एन टू, बिल्कुल सही ऋत्विक। पावर टाउ एल एन टू में मैक्सिमम होती है। कितनी पावर आएगी? ई स्क्वायर बाय 4R। टाउ एल एन टू टाइम पर ये जो ई की पावर वाला एक्सप्रेशन होता है ना, इसकी वैल्यू हाफ आ जाती है, दिस इज हाफ। तो यहाँ पर ये ई की पावर में ये हाफ बन गया, ये भी हाफ बन गया, हाफ और ये 1 माइनस हाफ भी हाफ हो जाता है, हाफ इंटू हाफ 1/4। तो ई स्क्वायर बाय 4R ये आती है मैक्सिमम पावर इन इंडक्टर। देखो क्या कहीं कोई डाउट? सो फाइनली अब हुआ क्या? सब कुछ कॉपी पेस्ट चल रहा है। आरसी सर्किट में कैपेसिटर में चार्ज धीरे धीरे बढ़ता है, एलआर सर्किट में इंडक्टर धीरे धीरे करंट को बढ़ने देती है। इंडक्टर की टेंडेंसी होती है करंट के चेंज का अपोज करना, तो करंट अचानक से आने नहीं देती, वो करंट सडनली प्रोड्यूस नहीं होने देती। करंट धीरे धीरे बढ़ता है सर्किट में, स्लोली स्लोली इंक्रीज करता है। कितना टाइम लगता है करंट बढ़ने में? हमने आरसी सर्किट में पढ़ा था लगभग 5 टाइम कांस्टेंट में 99% के आसपास 99.5% कैपेसिटर चार्ज होता था। तो यहां पर भी 5 टाइम कांस्टेंट में करंट मैक्सिमम वैल्यू का 99.5% तक पहुंच जाता है 5 टाइम कांस्टेंट में। और 10 टाइम कांस्टेंट तक अगर रुक जाओ तो ऑलमोस्ट 99.99% भी पहुंच जाता है। बहुत ही हाई, बहुत ही ज्यादा क्लोज टू मैक्सिमम करंट पहुंच जाता है। सिर्फ 10 टाइम कांस्टेंट रुकना है, 10 टाइम कांस्टेंट तक करंट जो सर्किट में धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। अच्छा ये इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन की जो प्रॉपर्टी है, तो हर सर्किट में होती है। एवरी सर्किट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो हर सर्किट में करंट धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे कुछ ग्राफ होना चाहिए, सब में धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा करंट को बढ़कर मैक्सिमम वैल्यू के क्लोज पहुंचने में? बस 10 टाइम कांस्टेंट के आसपास। ये जो टाइम कांस्टेंट लिखा था अपन ने, इसके 10 टाइम कितना ही टाइम लगता है। तो जितना बड़ा एल होगा उतना ज्यादा टाइम। नॉर्मली एल बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत कम टाइम में सर्किट में करंट मैक्सिमम पहुंच जाता है। तो हमको फील नहीं होता ज्यादा ये, लेकिन हर सर्किट में क्या होता है, करंट धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छा, करंट बढ़ने का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट टाइम। जितने टाइम तक करंट बढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिएंट ड्यूरेशन, ट्रांजिएंट टाइम। बाद में स्टेडी स्टेट। चलो, तो एलआर का ग्रोथ वाला सर्किट हमको अच्छे से क्लियर हो रहा है सबको? सारी चीजें हमने नोट कर ली क्या? टाइम कांस्टेंट कोई पूछा आपसे तो डेफिनेशन लिख सकते हो। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट बताइए?
What is the definition of time constant? Yes, ऋत्विक का जवाब आ गया, वेरी गुड। व्हेन करंट इज 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल सही। टाइम एट विच करंट इज 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट चीजें चल रही है आरसी सर्किट से, आपको सब कुछ सेम ही दिख रहा है, क्वेश्चन भी सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, छोटा छोटा फर्क है, वहां पे चार्ज पूछते हैं, यहाँ करंट पूछेंगे, बस ये फर्क है। अब एक क्वेश्चन ही देता हूँ डायरेक्ट मैं आपको, है ना, मेरे पास कुछ लिखा हुआ आया है नहीं, ठीक है चलो। क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो पहले तो कुछ इजी इजी क्वेश्चन हो सकते हैं जो इन सब थ्योरी पे बेस्ड है, जैसे कि सर्किट दे दिया, डाटा दे दिया, सारी चीजों की वैल्यू दे दी, पूछ लिया किसी टाइम पे सर्किट में करंट बताओ, इंडक्टर की एनर्जी बताओ किसी टाइम पर, टाइम कांस्टेंट पूछ लिया सर्किट का, तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें पहले पूछते हैं। तो अपन वैसे क्वेश्चन भी देखेंगे, पर पहले कुछ और क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपन। चलो पहले थोड़े अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत करा रहा हूं मैं आपकी। ये इंडक्टर है, रजिस्टर है दो, और एक बैटरी है, एक स्विच है जिसको t इक्वल टू 0 पर क्लोज करा जा रहा है, ठीक है। फाइंड करंट इन इंडक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम, करिए ट्राई। इंडक्टर में करंट निकालिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो मेरे पास जवाब भी आ गया, ऋत्विक का तो वेरी गुड ऋत्विक। निमित का भी आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी दीजिए, क्या करेंगे सोचो। अगर आप आरसी सर्किट रिवाइज करके आए हो तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या करते थे आरसी सर्किट में हम, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते थे। आयुष क्लास में हो आप, दीपिका यस, हाँ बिल्कुल सही। चलो आयुष क्या करते थे, यस निमित बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चंस कैसे हैंडल करते थे हम इंडक्टर के पैरेलल में इक्विवेलेंट सेल बना लो, बस इक्विवेलेंट सेल बना लो और सॉल्व कर दो, ठीक है। ये रजिस्टर के साथ 0 वोल्ट का सेल मान लो, जब ये स्विच ऑन करोगे तो ये दोनों मिलकर एक इक्विवेलेंट सेल बन जाएगा, एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगा, और वो इंडक्टर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। वो इंडक्टर के साथ लगा हुआ है, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, ई बाय आर प्लस ई बाय जीरो, सॉरी जीरो बाय आर, तो ई बाय आर अपॉन
2R तो E/2 आएगा, रेजिस्टेंस R/2 आएगा। बस अब इंडक्टर में करंट के लिए ये तो अपना नॉर्मल LR सर्किट हो गया, इसके अंदर अपन इक्वेशन जानते हैं तो लिख दो E/2 अपॉन R/2 1 माइनस e⁻t/टाउ, टाउ हो जाएगा L/R, R को लिख देना R/2, तो R/2 का ऊपर R और ये 2 नीचे, ये आ गया आंसर। आ रहा है क्या? लॉजिक सिंपल सा, बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन आरसी सर्किट में करा था अपन ने, ये है ना। बोलो सबको क्लियर? यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। सब बच्चे अच्छे से देखो, कहीं कोई डाउट आ रहा है इसमें तो बताइए। कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है इसमें तो बताइए। इक्विवेलेंट सर्किट बना के कर सकते थे ना अपन, ठीक है। अब ये बताओ, ये तो इंडक्टर का करंट है, मैं पूछता कि बैटरी से करंट कितना आया वो बताओ, मैं पूछता यहाँ का करंट बताओ, तो वो कैसे निकालते? बैटरी का करंट पूछा होता तो वो कैसे निकालते बताइए? अगर आपसे बैटरी का करंट पूछा होता तो कैसे निकालते बताइए जल्दी से। बैटरी का करंट पूछा होता तो क्या करते? बैटरी के करंट के लिए आपको बेसिक से केवीएल से करना पड़ जाता, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि इंडक्टर का करंट आपको पता है, तो ये करंट तो नोन है, इसको लेकर यहाँ का करंट एक्स कुछ मान लो ये एक्स करंट है, तो फिर इक्वेशन बना लो, पूरे लूप की इक्वेशन बना लो, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स करंट आएगा, पूरे लूप की इक्वेशन बना लो। कैसे बनाएंगे? बैटरी क्रॉस करा, ईएमएफ यहाँ गए कुछ भी नहीं, इंडक्टर को क्रॉस करा तो -L/dt, ठीक है। फिर यहाँ गए रजिस्टर को क्रॉस करा तो -x/R, फिर बैटरी आ गई कुछ भी नहीं, जीरो, इसको जीरो कर दो, बस। अब सॉल्व कर दो इसको, करंट की इक्वेशन पता है आपको, तो एक करंट का डिफरेंशिएशन निकाल के di/dt पुट कर दो वहां पर, di/dt ये क्या होगा, E/R बार कांस्टेंट था, 1 का 0, माइनस साइन R/2L बाहर आ गया तो प्लस हो गया, e⁻−RT/2L। ये उठा के सब्स्टिट्यूट करो di/dt की वैल्यू, तो देखो x की इक्वेशन बन गई, सॉल्व करके x आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ये जो ट्रिक वाली मेथड है, इससे वो इंडक्टर वाला करंट मिलेगा। जैसे आरसी सर्किट में हमें कैपेसिटर वाली चार्ज मिल जाता था, उसके बाद सर्किट में कुछ भी निकालना हो तो फिर बेसिक से करना पड़ता था, तो वैसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। चलो, ये सबको क्लियर? ओके, आगे बढ़ते फिर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बैटरी है 5 वोल्ट की, ये स्विच दिखाया मैंने, यहाँ रजिस्टर है 1 ओम का, इंडक्टर है 4 हेनरी की, है ना, इंडक्टर है 4 हेनरी की। एट t = 0 स्विच ऑन करा, उसके पहले कोई करंट नहीं था। पहली चीज, टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट क्या है, टाइम कांस्टेंट क्या है। दूसरी चीज, मैक्सिमम करंट क्या आ सकता है सर्किट में, ये बताओ। थर्ड चीज, करंट इन सर्किट एट ln 8 सेकेंड, इस टाइम पर सर्किट में करंट क्या है बताओ, ln 8 सेकेंड पर सर्किट में करंट क्या है बताओ, ठीक है। फोर्थ पार्ट, एनर्जी इन इंडक्टर एट ln 16 सेकेंड, इस टाइम पर इंडक्टर में एनर्जी क्या है बताओ। नेक्स्ट पार्ट,
पावर गिवन बाय सेल एट ln 2 सेकेंड, ln 4 सेकेंड। करो ये सब, बताओ। अलग अलग चीजें पूछ लिए, करिए। बताइए, एक आध पार्ट का तो आंसर दीजिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर दीजिए लिसे। निमित के तो आ गया आंसर, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, थर्ड में आने दो। चलो, सबसे पहले टाइम कांस्टेंट, वो तो बहुत आसान है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? एल बाय आर। सर्किट में एक ही इंडक्टर, एक ही रजिस्टर है, तो टाइम कांस्टेंट तो होना चाहिए था एल बाय आर, मतलब 4/1, मतलब 4 आ जाएगा ये सेकंड में। अच्छा, एल बाय आर की डायमेंशन टाइम की डायमेंशन होती है, याद रखना ये, है ना, ये यूज होता है कई बार डायमेंशन वाले क्वेश्चन में। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट कब होता है? इनफाइनाइट टाइम पे इंडक्टर वायर बन जाती है, तो करंट हो जाएगा 5/1। बोलो 5/1, तो 5 एम्पियर का आ जाएगा करंट, ठीक है। करंट इन सर्किट एट ln 8 सेकेंड, करंट इन सर्किट एट ln 8 सेकेंड, इस टाइम पे सर्किट का करंट बताना है। तो ये जो टाइम है वो टाइम रख दो करंट की इक्वेशन में। क्या थी करंट की इक्वेशन? आई इक्वल टू मैक्सिमम करंट विच वाज, कितना आया था, 5 एम्पियर इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ। टी क्या रखना है? ln 8, और टाउ कितना है? टाउ कितना आया था? 4, ठीक है। अब e की पावर, ये जो एक्सप्रेशन है आप सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस e की पावर माइनस 1/4 इंटू ln 8, तो 1/4 को पावर में ले जाओ, है ना, पावर में ले जाओ, और इसको आप अच्छे से लिख दो, तो 5 इंटू 1 माइनस e की पावर नेगेटिव को नीचे लेके प्लस में आ जाएगा, ln ऑफ 8 को लिख देना 2 की पावर 3, 2 की पावर 3/4 हो गया ये पूरा। अब e की पावर लॉग में जो होता है वो 2 की पावर 3/3 बन जाएगा, 5 2 की पावर 3/4 बन जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 3/4, ये आ गया आंसर। अब उसको और एक्सप्रेशन सॉल्व तो कर नहीं पाओगे आप, 2 की पावर 4 रूट तो निकाल नहीं पाओगे, तो ठीक है ऐसे ही चला लो उसको। चलो, ये आया आपको थर्ड का आंसर, समझ में आ रहा है? यस, ओके। एनर्जी इन इंडक्टर एट ln 16 सेकेंड, ये थोड़ा अच्छा है, ln 16 सेकेंड ये थोड़ा सा अच्छा है, ln 16 सेकेंड। इसके लिए क्या करेंगे? एनर्जी निकालने के लिए पहले करंट निकाल लो, फिर हाफ एल स्क्वायर करके एनर्जी लिख सकते हैं। तो करंट निकाल लो इस पे, एट t इक्वल टू ln 16, करंट कितना होगा? तो यहाँ पे ln 16 रखो, तो 16 रखोगे देखो तो पूरा एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस
1/4 ln 16। अब 16 क्या है, 2 की पावर 4, उसकी पावर 1/4, 2 की पावर 4 की पावर 1/4, तो 2 बचेगा वो। तो आई होने वाला है 5 माइनस 1/2, ये हो गया 1/2 मतलब 5/2। 5/2 एम्पीयर का करंट है, 5/2 एम्पीयर का करंट पता है तो एनर्जी आ जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर। एल इज 5, सॉरी एल इज 4, आई का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर, बाहर 2 हो गया इंटू 25/4, तो 25/2 आ गया आंसर इसका, 12.5 जूल्स आंसर। ये आ गई हमारे इंडक्टर की एनर्जी। ठीक है, उसके बाद पावर गिवन टू सेल, पावर गिवन बाय सेल एट ln 4 सेकंड। ln 4 सेकंड पे सेल कितनी पावर दे रहा है ये बताना है। ln 4 सेकंड पे सेल कितनी पावर दे रहा है ये बताना है। तो ये कैसे निकालोगे, इस टाइम पे अगेन करंट निकाल लो, सेल की पावर आई इंटू सेल का ईएमएफ, पावर बाय सेल वो हो जाएगा सेल का ईएमएफ इंटू सेल से फ्लो करने वाला करंट। करंट के लिए फिर से वो इक्वेशन में सब कुछ कर दो, तो टाइम डाल दो 1/4 इंटू ln 4, तो 4 इज 2 की पावर 2, उसकी पावर 1/4, यह आ जाएगा ln ऑफ √2, है ना। तो सॉल्व करके क्या आने वाला है 25 इंटू 1 माइनस 1/√2, यह आंसर है लास्ट पार्ट का। चलो क्या सारे पार्ट समझ में आए, कैलकुलेशंस करना थी और कुछ भी नहीं करना था, करंट की वैल्यू निकालते जाना थी सब जगह, और जो फॉर्मूले से सबको लगाना था। बोलो आ रहा है समझ में ये, क्लियर, ओके बहुत बढ़िया। तो हमने एलआर में ग्रोथ ऑफ करंट सर्किट देखा विच इज वेरी सिमिलर, एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू डीके ऑफ टू ग्रोथ ऑफ करंट इन द कैपेसिटर। अब डीके ऑफ करंट भी देखते हैं, डीके ऑफ करंट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डीके ऑफ करंट, नेक्स्ट डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट देखो, कई बार क्या होता है कि आप इंडक्टर में किसी तरीके से करंट फ्लो करवा दिया, उसके बाद बैटरी हटा दी, बैटरी हटा दी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बैटरी लगी हुई थी, यहाँ एक स्विच था, ये रजिस्टर था और ये इंडक्टर थी। पहले स्विच ऑन कर रखा है तो इस सर्किट में करंट आ गया, है ना, इस सर्किट में करंट आ गया, स्विच ऑन कर रखा है बहुत देर तक। अब अचानक से ये स्विच को ओपन कर दिया, या फिर बैटरी के साथ भी एक स्विच है उसे क्लोज कर दिया, तो बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है सर्किट से बैटरी किसी भी तरीके से हटा लो। बैटरी हटाने का एक तरीका ये भी हो सकता है, ये तरीका, एक तरीका और भी हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट, डायग्राम दूसरा बनाना पड़ेगा उसके लिए। ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस और इंडक्टर टू वे स्विच से कनेक्टेड थी। ये हमारी इंडक्टर वो पहले इधर से कनेक्टेड थी, उसको शिफ्ट करके इधर कनेक्ट कर दिया मैंने, लाइक दिस। ये स्विच को मैंने शिफ्ट कर दिया तो स्विच यहां चलेगी, ठीक है। सेम आरसी सर्किट में भी करा था हमने। तो ये इंडक्टर पहले इस बैटरी से कनेक्टेड थी, ड्यू टू द सेल इसमें कुछ करंट आ चुका था, मान लो कि करंट आ चुका था इसके अंदर आई नॉट, और T0 पर अब मैंने अचानक से स्विच को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, इंडक्टर L रजिस्टर R। तो आफ्टर T0 क्या होगा, आफ्टर T0 आफ्टर T0 ये स्विच इधर कनेक्टेड है, स्विच यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस रजिस्टर में इंडक्टर में शुरू में कुछ करंट था, तो इंडक्टर करंट को चेंज नहीं होने देना चाहती है, हो सकता है करंट को मेंटेन कर ले, हमें नहीं पता कितना है, मैंने आई मान लिया, करंट आई है, ये सर्किट बन जाएगा, इसमें करंट आई मेंटेन हो जाएगा। जैसे कैपेसिटर करंट को थोड़ा फ्लो करवा देता है ना सर्किट में, वैसे इंडक्टर यहाँ करंट फ्लो करा देगी, ठीक है। इंडक्टर अगेन करंट को अचानक से बदलने नहीं देती, करंट को चेंज को अपोज करती है, करंट सडनली चेंज नहीं होने देगी, तो करंट कुछ मेंटेन करने की कोशिश करेगी। मान लिया कि आई करंट मेंटेन कर रही है,
एज्यूम कर लिया आई करंट है। अब इक्वेशन बना लेते हैं, चलो करंट की केवीएल की इक्वेशन बनाते हैं। चलो करंट की डायरेक्शन में गए तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, रजिस्टर को क्रॉस करा तो माइनस आई आर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी। सही बात है क्या? निमित पूछ रहा आई का डायरेक्शन मैंने कैसे लिया। देखो शुरू में बैटरी की वजह से नीचे करंट था, वही करंट मैंने एज्यूम कर लिया कि उसी डायरेक्शन में, अलग होगा तो अपने आप सॉल्व होके आ जाएगा, है ना। मैंने एज्यूम कर लिया कि जो इनिशियल करंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रह गई। हाँ आयुष, अभी हमें पता नहीं कि करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, हमें कुछ नहीं पता। तो मैंने वेरिएबल मान लिया, करंट को कुछ मान लिया, एज्यूम कर लिया आई है, ठीक है। मुझे आई की वैल्यू आई नॉट से छोटी है बड़ी है कुछ भी नहीं पता, हो सकता है सेम आ जाए, मुझे नहीं पता, मैं तो इक्वेशन लिख रहा हूँ, समझे। अब अब क्या होगा, देखो ये इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, आई आर वहां ले जाते हैं, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर, आई डिनोमीटर में डी टी वहां ले जाओ तो माइनस एल डी आई बाई आई इक्वल टू आर डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट करो 0 से t। आई आई शुरू में कितना था इस सर्किट में, जस्ट t0 पे इंडक्टर में करंट क्या था, आई नॉट था, तो आई नॉट से आई करंट हुआ है, ठीक है। सॉल्व करते माइनस एल डी आई अपॉन आई, डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन एल एन आई, तो लिमिट लगा लो आई बाय आई नॉट इक्वल टू आर टी, थोड़ा अरेंज करो तो आई इक्वल टू हो गया आई नॉट टी की पावर माइनस आर टी बाय एल, तो ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन आ गई, आई इक्वल टू आई नॉट टी की पावर माइनस टी बाय टू। सेम आरसी सर्किट में चार्ज के कम होने की इक्वेशन आती थी, वैसी इक्वेशन यहाँ आ गई। अभी इक्वेशन हमको क्या बता रही है कि करंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो इंडक्टर में करंट शुरू में आई नॉट था लेकिन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो करंट वाज डिक्रीजिंग, करंट वाज डिक्रीजिंग, शुरू में आई नॉट करंट था और करंट कम हो रहा है, तो करंट कम हो रहा है ना, डी आई बाई डी टी इज नेगेटिव, ये नेगेटिव नंबर है तो ये पूरा पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव नंबर आई आर के बराबर हो गया था। करंट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब हमने सही डायरेक्शन मानी थी करंट की, तो आई और आर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव बराबर हो रहे थे। चलो क्या ये समझ में आया यहाँ तक, इसमें कुछ भी डाउट? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। यहाँ पर भी फिर वही सब चीजें कि टाइम कांस्टेंट टाइम पे क्या होगा, एल बाय आर टाइम पे क्या होगा, तो यहाँ करंट 63% डिक्रीज हो जाता है, अब बचता है आई नॉट बाई ई, 63% ड्रॉप, करंट 63% कम हो जाता है, ठीक है। इनिशियल करंट से डिक्रीज हो जाता है 63%, ओनली 37% बचता है। तो अब टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें करंट 37% बचा या 63% डिक्रीज हो गया, डीके ऑफ करंट है तो डिक्रीमेंट 63%, ठीक है। फिर वही टाइम कांस्टेंट के अलावा टाउ एल इनटू टाइम, जिसपे करंट आधा हो जाता है, टाउ एल इनटू, इसपे करंट यहाँ पर आई नॉट बाई टू आ जाएगा, शुरू के करंट का आधा। तो क्या है, समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। मेरे पास एक डाउट आया, निमित का सर डायरेक्शन उल्टी मानते तो भी तो इक्वेशन सेम ही आती, डायरेक्शन अगर मैं अपोजिट मानता तो भी इक्वेशन सेम ही आती। हाँ ये बात भी सही है, इक्वेशन सेम ही आती, लेकिन तब शुरू का करंट तो मुझे नेगेटिव डालना पड़ता ना बेटा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट थी, समझे, तो मुझे आई नॉट में माइनस डालना पड़ता है ना, तो फिर पूरी इक्वेशन में यहाँ माइनस एक आ जाता, मतलब कि करंट उल्टा माना है आपने, वो दिख जाता आपको, ठीक है। चलो अब कुछ और चीजें पूछी जाए, अगर मान लो इंडक्टर की एनर्जी पूछी जाए तो वो थी हाफ एल आई स्क्वायर, क्या आई की वैल्यू डाल के वो निकाल सकते हो आप। इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो होगा एल डी आई बाई डी टी, है ना।
अब वो मैग्नीट्यूड निकालना होगा हमको, तो ये डीएमएलटी क्योंकि नेगेटिव है तो अपन इसलिए माइनस लगा लो मैग्नीट्यूड के लिए, और जो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है वही रेजिस्टर का है। तो ये सब चीजें कर सकते हो क्या। पावर इंडक्टर की पावर मतलब उसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उनका प्रोडक्ट, ये नेगेटिव आएगा, पावर कम हो जाएगी इंडक्टर की, एनर्जी कम हो रही है क्योंकि इंडक्टर की। बोलो क्या एकदम निकाल सकते हो। और जो इंडक्टर की एनर्जी कम हो रही है वो कहाँ जा रही है, रजिस्टर में। जितना इंडक्टर की एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ उतना ही रजिस्टर में हीट डेवलप होगी। बोलो ये समझ में आ रहा है क्या, सब चीजें कर पाओगे ये। चलो तो एक क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं आपको, अगर ये कर पाओगे तो। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा सर्किट। देखो ये जो हमारा स्विच है ना, ये बहुत देर तक क्लोज था, अब t0 पे इसे अचानक से ओपन कर दिया। स्विच बहुत देर तक क्लोज था, अब t0 पे इसे अचानक से ओपन कर दिया। स्विच बहुत देर तक क्लोज था, t0 पे अचानक से इसे ओपन कर दिया। ठीक है, फाइंड करंट इन इंडक्टर एट t इक्वल टू, क्या टाइम दो आपको मैं, t इक्वल टू क्या टाइम दिया जाए, जस्ट अ सेकेंड, 2/5 सेकेंड आफ्टर स्विच इज ओपन। स्विच ओपन करा है उसके 2/5 सेकेंड बाद इंडक्टर में कितना करंट है, पहली चीज तो ये पूछिए। दूसरी चीज पूछ रहा हूं मैं, एनर्जी डेवलप्ड इन 2 ohm resistor इन दिस ड्यूरेशन। दिस मतलब ये जो ड्यूरेशन बताया मैंने, इन दिस टाइम। चलो क्वेश्चन में दो चीज पूछी आपसे, सर्किट दिया है आपको, एक स्विच था जिसको t0 पे ओपन कर दिया, पहले क्लोज था, t0 पे ओपन कर दिया। ठीक है, फाइंड करंट इन इंडक्टर एट t इक्वल टू 2/5 सेकेंड। जब ओपन करा उसके 2/5 सेकेंड बाद इंडक्टर में करंट क्या है, और एनर्जी कितनी डेवलप हुई 2 ओम के रजिस्टर में इस ड्यूरेशन में। करो, हीट के फॉर्म में कितनी एनर्जी आई, करो, 1 मिनट में दे रहा हूं आपको, करिए जल्दी से।
चलो क्या बात है, कोई आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास? फर्स्ट पार्ट तो आ गया होगा ना? अच्छा चलो, एक आंसर आ गया मेरे पास आयुष का, देखते हैं आयुष। फाइंड करंट इन इंडक्टर एट t इक्वल टू 2/5 सेकेंड आफ्टर स्विच इज ओपन। तो स्विच ओपन करने से जस्ट पहले इंडक्टर में करंट क्या है पहले वो देखना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग करंट होता है ना वो हमें रिक्वायर्ड होता है ना, स्टार्टिंग करंट हमें रिक्वायर्ड होता है। ये आई नॉट स्टार्टिंग करंट है इंडक्टर का, वो कितना होगा? तो जब स्विच क्लोज था तो इंडक्टर में, क्योंकि बहुत देर से क्लोज रहा होगा तो इंडक्टर में मैक्सिमम करंट आ चुका होगा। मैक्सिमम करंट कैसे निकाल सकते हैं? हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था, जब इंडक्टर स्टेडी स्टेट में होती है तो वायर जैसा बिहेव करती है, लाइक अ वायर। ये जस्ट एक वायर जैसा बन जाएगी, सही बात है। ये अपन ने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, है ना भाई? हमने आरसी सर्किट में देखा था कि ई बाय आर का करंट आता है, इंडक्टर एक्चुअली है ही नहीं ऐसा लगता है। तो ये वायर जैसा बन गया, ये वायर बन गया, तो ये 2 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में आ जाएंगे। ये पैरेलल में होंगे तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा? अच्छा वो मैंने डाटा कोशिश करी थी सेट करने की 6-3 देके, पर वो गलत जगह दे दिया, वो इधर पैरेलल करता तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं, चलो अब 2 ओम और 3 ओम, 2 into 3 upon 2 plus 3, 2 into 3 6 upon 2 plus 3 is 5, तो 6/5, ये 6/5 ओम बना, उसके साथ 6 ओम सीरीज में है, तो यहाँ सर्किट में जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 6 प्लस कितना आ रहा था यहाँ? 6/5। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, ये एलसीएम लोगे 30, नीचे 36, ऊपर 5, तो 25/36 एम्पियर। ये बहुत, ये करंट आ गया हमारे पास 25/36 एम्पियर। अब वो करंट इन दोनों में डिवाइड होगा पैरेलल में, रजिस्टर्स के इनवर्स रेशो में। रजिस्टर का रेशो 3:2, इनवर्स 2:3। 2:3 के लिए इसको 5 से डिवाइड करो, 5/36। यहाँ 2 पार्ट, उधर 3 पार्ट, तो 5/36 इंटू 3 मतलब 15/36। 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो 5/3 से डिवाइड करेंगे 12, 5/12 एम्पियर का करंट। सबसे पहले तो स्टार्टिंग का करंट निकाला, चेक कर लो सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। स्टार्टिंग का करंट समझ में आ रहा है क्या? आता थोड़ा सा गलत दे दिया, गंदा दे दिया मैंने, ठीक है। आयुष बोल रहा है नो। आयुष क्या प्रॉब्लम है? सर्किट सॉल्विंग है बेटा, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं मैं, सब आता है आपको। ये कौन सी चीज समझ नहीं आ रही इसमें बताओ? मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। ये वायर बन गया, तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, शायद उससे आपको हेल्प मिल जाए। ये 6 ओम और ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में कौन कौन है? 3 और कितना था ये? 2। 3 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? 3 into 2 upon 3 plus 2, फटाफट आना चाहिए 6/5। ये 6/5, ये 6, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है? 6 प्लस 6/5। बैटरी 5 वोल्ट की, तो करंट कितना होगा? डिवाइड करके फटाफट निकालो, करंट कितना आएगा? करंट कितना आएगा? 25/36। अब करंट को रजिस्टर के इनवर्स रेशो में डिवाइड करना है, रजिस्टर के इनवर्स रेशो में करंट को डिवाइड करना है, तो कर लो, बचपन से आता है डिवाइड करना, एक नंबर को 2 रेशो में डिवाइड करना है। तो वो चीज अब मैं नहीं बताऊंगा करके, वो मैंने कई बार बताई है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अभी मैंने सॉल्व करते समय भी बोला था कैसे करा मैंने। रजिस्टर का रेशो 3:2, तो उल्टा 2:1, 2:3, 2:3 में डिवाइड कैसे करेंगे सोचो, ठीक है। चलो और सीखो यार, देखो हम आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये ना कोई चीज जो 10th क्लास तक सीखी थी उसको अपन बार बार घिसते जाए, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं कि एक करंट को 2 रेशो में डिवाइड करना, आई एग्री कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आदत में लाओ। 50,000 क्वेश्चन करो ना, चलो जब तक आए नहीं करो उसको। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आईआईटी के लिए एम करूं और मुझे एक नंबर को 2 रेशो में डिवाइड करना नहीं आए?
मतलब मैं मेरे हिसाब से बोलूँ ना, मैं खुद पे, मैं जब खुद पढ़ता था तो क्या करता था, मैं सोचता था कि यार मैं आईआईटी के लिए एम कर रहा हूँ और मेरे को एक ये नहीं करते आ रहा, तो मैं अपने अंदर ऐसे फीलिंग लाता था, उससे फिर मैं अपने आप पे चैलेंज लेता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो खूब प्रैक्टिस करता था उस चीज की। उसके बाद वो प्रैक्टिस कैसे नहीं होगा मेरे से, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि यार कभी भी रात को उठा के भी तुमसे पूछे तो नींद में करके बता दो, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। और जब तक ये आग नहीं होगी ना कि हमें इतनी प्रैक्टिस, हमको इतनी प्रैक्टिस करना है, फिर आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, कभी जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे आगे फिर, समझे। चलो, एक करंट को रेशो में डिवाइड करना, अब ये बार बार करना, मतलब अपन मेहनत कर ही नहीं रहे, इसका मतलब अगर ये चीज अगर डाउट अपन पूछ रहे हैं तो फिर मेहनत नहीं कर रहे। सिंपल सी बात, मतलब बुरा लग रहा होगा शायद, पर सिंपल सी बात है, बहुत आसान चीज थी ये। चलो, 5/12 एम्पियर, इसमें कोई डाउट, ये सही है क्या? ये सही है क्या, 5/12 एम्पियर का करंट आएगा? चलो, ये सब क्लियर है ना। अब यहाँ का अगर करंट आ चुका है, ये अगर करंट आ चुका है, तो अब अपन सर्किट में पूछा क्या था, फाइंड करंट इन इंडक्टर एट 2/5 सेकेंड। तो उस समय का करंट निकालने के लिए पहले शुरू का करंट निकालना पड़ा, क्योंकि मेरी इक्वेशन में मुझे स्टार्टिंग के करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने तो अभी आई नॉट ही निकाला है। अब इक्वेशन लिख सकता हूं मैं। अब जब स्विच को ऑन कर दे, ऑफ कर देंगे, वापस स्विच को ऑफ कर देंगे, स्विच को ओपन कर देंगे, तो सर्किट क्या दिखेगा, वो बना लो। सर्किट क्या दिखेगा, ये दिखने लगेगा सर्किट फिर। ये दिखने लगेगा सर्किट फिर, है ना। हमारे पास सर्किट अब ये बन जाएगा। ठीक है, स्विच को ओपन कर देंगे तो ये स्विच ओपन करने के बाद देखो, एल के साथ ये दो रजिस्टर, ये एलआर सर्किट बन गया जिसमें बैटरी नहीं है। तो ये डीके वाला सर्किट बन गया, देखो एल के साथ रजिस्टर वाला। ये दो रजिस्टर को सीरीज में मान लो, ठीक है, 2 और 3 सीरीज में 5 ओम हो जाएगा। तो इसमें करंट की इक्वेशन अब लिख सकते हो। स्टार्टिंग का करंट पता है, तो अब जो करंट की इक्वेशन आएगी वो होगी स्टार्टिंग वाला करंट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। टी कितना, टी तो टी लिखेंगे, टाउ कितना, एल बाय आर। एल कितना 2, आर कितना आ रहा है 5, तो टी बाय 2/5, ये आएगा करंट का एक्सप्रेशन। यहां से कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ की वैल्यू डाल दी 2/5। अब उसमें टी की वैल्यू डालो, टी इज 2/5। इस समय पे करंट पूछा है तो टाइम डाल दो, सो एट टी इक्वल टू 2/5, इसमें टी को 2/5 डाला तो करंट हो गया 5/2, ये 2/5 डाला तो ये -1 आएगा, तो 1/E आ जाएगा। आंसर 5.28, ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। बहुत ही सिंपल, इजी सा आंसर है। चलो, क्या है, पूरा क्लियर हुआ सब बच्चे? देखो, क्लियर है, वेरी गुड, है ना। अब ये करंट आने के बाद अब पूछा है कि एनर्जी डेवलप्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन दिस टाइम, इस ड्यूरेशन में 2 ओम रजिस्टर में कितनी एनर्जी डेवलप हुई। तो जब स्विच ओपन करा उसके बाद से बात कर रहे हैं वो लोग, है ना, स्विच ओपन करने के बाद से बात कर रहे हैं। तो शुरू में तुम्हें करंट पता है, इंडक्टर में 5/2 का था, तो शुरू की एनर्जी पता है। बाद में तुम्हें इंडक्टर का करंट पता है, तो बाद की एनर्जी लिख सकते हो। एनर्जी जो गई इंडक्टर की वो कहाँ गई, वो इन दोनों रजिस्टर को मिली। सही बात है क्या, ये दोनों रजिस्टर अब सर्किट में है, तो इन दो को मिलेगी। हाँ, ये 5/12 था ना, ये सॉरी, ये 12 था तो इधर 12 लिखना चाहिए मुझे, या 12 लिखना चाहिए था, सॉरी 12 लिखना चाहिए था। लिखने में मैंने वो 5/2 लिख दिया, पता नहीं। ठीक है, चलो, अब ये दोनों रजिस्टर को तो एनर्जी मिलेगी जो इंडक्टर की जाएगी। अच्छा, दोनों रजिस्टर में करंट सेम होने वाला है, यहाँ पे करंट सेम, तो इनको जो एनर्जी मिलती है रजिस्टर को I2R, वो R के रेशो में आएगी, बिकॉज करंट सेम है। तो जो भी एनर्जी गई उसका 3 पार्ट इसको मिलेगा, 2 पार्ट इसको मिलेगा। तो एनर्जी जो इंडक्टर की कम हुई उसका 2/3 इसमें जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 2/3 ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय इंडक्टर। अब एनर्जी कितनी कम होगी इंडक्टर की, वो लिख दो, वो होगी शुरू की एनर्जी ½ L I², शुरू का करंट कितना था 5/12,
माइनस बाद की एनर्जी हाफ एल बाद का करंट ये रहा 5/12 E। बस इससे आ गया आंसर 2/510 है ना। ये इसमें आएगी 2:3 के रेशो में एनर्जी, तो 2/510। चलो अब क्लियर है क्या, ये पार्ट क्लियर सबको? यस ओके बहुत बढ़िया। चलो तो हमने डीके ऑफ करंट का सर्किट भी देख लिया, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चंस भी हमने कैपेसिटर में देखे थे जिसमें कैपेसिटर का बिहेवियर हम देख रहे थे स्टार्टिंग में, इनफाइनाइट टाइम पे, है ना। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, स्टार्टिंग में सर्किट स्विच ऑन स्विच ऑफ करते से ही क्या बिहेवियर होता है कैपेसिटर का। तो वैसे क्वेश्चन यहाँ पर भी बनते हैं, सेम कॉपी पेस्ट। तो इसमें से स्टेडी स्टेट तो हमको अभी अभी हमने करा, हमें समझ में आ गया स्टेडी स्टेट में इंडक्टर क्या बिहेव करती है, वायर जैसा। हमने हर जगह देखा स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कैसा बिहेव करती है, वायर जैसा। तो इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर तो क्या मान लेना आपको, जस्ट एक वायर, शॉर्ट सर्किट जैसा मान लेना। स्टेडी स्टेट हो गई है, करंट अपना मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो भी यहाँ पहुंच चुका है, तो अब और करंट बढ़ नहीं रहा, तो बढ़ने का अपोज भी नहीं करेगी वो, जब बढ़ ही नहीं रहा तो अपोज कैसे करेगी, तो ये वायर बन जाएगी, प्रोवाइडेड ये आइडियल है ना। तो शॉर्ट सर्किट जैसा व्यू करेगी। प्रोवाइडेड आइडियल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भाई इंडक्टर को बनाते हैं वायर से ना, इंडक्टर को भी इसी कॉपर वायर की वाइंडिंग करके बनाते हैं, और कॉपर वायर में रेजिस्टेंस हो तो उसके अंदर रेजिस्टेंस आ सकता है, तब वो रेजिस्टेंस जो रहेगा बस वो दिखेगा अपन को। मैं भी आइडियल इंडक्टर की बात कर रहा हूँ जिसमें रेजिस्टेंस नहीं था, तो वो कैसा बन जाएगी, वायर जैसा। ये समझ में आया क्या? इन स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ वायर, ठीक है। लेकिन शुरू में क्या होता है, स्टार्ट में क्या होता है, एट स्टार्ट और जस्ट आफ्टर अ चेंज इन सर्किट। मान लो आपने सर्किट में कुछ चेंज करा, आपने सर्किट को स्विच ऑन करा, स्विच ऑफ करा, कोई सर्किट का एलिमेंट निकाल दिया, कुछ करा, कुछ चेंज करा सर्किट में, या जस्ट स्टार्ट की बात कर रहे हो, तब इंडक्टर क्या करती है, तो इंडक्टर करंट के चेंज का अपोज करती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले करंट क्या है। अगर इंडक्टर में पहले कोई करंट नहीं था, यहां पर मान लो करंट 0 था, तो अचानक करंट को आने भी नहीं देगी वो, बिकॉज इट ट्राइज टू अपोज द चेंज इन करंट। शुरू में तो करंट को आने नहीं देती, शुरू में कैसा बिहेव करती है, ओपन सर्किट, ठीक है। यहाँ शॉर्ट सर्किट था तो यहाँ ओपन सर्किट, प्रोवाइडेड पहले का करंट 0 था। अगर इनिशियली इंडक्टर में कोई करंट नहीं तो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगी। लेकिन अगर इंडक्टर में पहले से कोई करंट है, मान लीजिए यहाँ पे करंट था, है ना, करंट वाज नॉट 0, तो इंडक्टर वही करंट मेंटेन करेगी, उसके लिए चाहे उसे कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ जाए। ये मैंने सिंबल बनाया है करंट सोर्स का, ये इंडक्टर चाहेगी वही करंट मेंटेन करना। ये किसका सिंबल है, करंट सोर्स, करंट सोर्स। व्हाट इज करंट सोर्स, करंट सोर्स ट्राइज टू मेंटेन द करंट, वो करंट को कांस्टेंट रखता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो बना देगा पर करंट कांस्टेंट रखेगा। समझे बात, जितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो ये बना देगा पर करंट को कांस्टेंट रखेगा, ठीक है। तो इंडक्टर चाहती ही करंट कांस्टेंट रखना, तो करंट सोर्स जैसा बिहेव करेगी। चलो तो बिहेवियर समझ में आ रहा है कि हमको, ऐसे ही सेम कैपेसिटर में पढ़ा था। कैपेसिटर शुरुआत में कैपेसिटर का बिहेवियर ऐसा था, इनफाइनाइट टाइम बाद वो तो ओपन सर्किट होता है, ये इनफाइनाइट टाइम बाद वायर जैसा बिहेव करती है। चलो ये सब क्लियर, कहीं कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए इसमें। सर करंट सोर्स से डिफरेंट करंट पास होगा, नहीं बेटा, करंट सोर्स एक शुरू में जस्ट उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं जब मैं, है ना, ये जस्ट बिफोर और ये जस्ट आफ्टर की कंडीशन है, ये जस्ट बिफोर की कंडीशन है,
और ये जस्ट आफ्टर, ठीक है। तो तुम कुछ सर्किट में कर रहे हो, वो करने के जस्ट पहले क्या था वो देखो, और जस्ट आफ्टर ये होगा। अगर जस्ट पहले कोई करंट नहीं था तो बाद में भी नहीं आएगा, जस्ट पहले जो करंट था बाद में भी वही रहेगा। ये मतलब है बस, क्लियर। क्योंकि आपने आई को आई नॉट लिखा है, नहीं करंट वो सेम रहेगा। अच्छा सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई मुझसे, यहाँ पर आई करंट तो यहाँ भी आई करंट, सेम करंट, करंट चेंज नहीं होता। चलो अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन लिखते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन लिखते हैं। ये सर्किट है देखो, दिस इज 6 ohm, this is 3 ohm, this is 2 ohm, and this is 18 volt. There are two inductors, this is 2 henry, this is 3 henry. Find current through both inductor, find current through both inductor, करो, find current through both inductors, find current through both inductors. IIT is a place which can change your life drastically for positively. तो वहां पहुंचना बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत मतलब आपका जीवन का सबसे अच्छा समय बीतेगा वहां पे। और उसके बाद भी आईआईटी आपको, मतलब जो आईआईटी का नाम है ना, बस आपको जो वहां सिखा देगा वो, उसके बेसिस पे आप है ना जीवन में कई जगह पे वो सम्मान पाओगे और आप बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल कर पाओगे। तो वहां पहुंचने के लिए, बिकॉज वहां पे इतना कुछ मिलता है आपको, तो आपको कुछ ना कुछ समर्पित तो करना पड़ेगा। आईआईटी में सिलेक्ट होना इज जस्ट लाइक कि कोई योगी, कोई सन्यासी भगवान से कुछ मांगने के लिए तपस्या कर रहा है, ठीक है। पूरे 2 साल 3 साल जो भी आपका समय लग रहा है, उतना समय आपको पूरा लाइफ डिवोट करना पड़ती है आईआईटी के लिए, क्योंकि इतनी डिमांडिंग एग्जाम है। अपने इंडिया में इतने सारे बच्चे हैं और सब जाना चाहते हैं सबसे बेस्ट कॉलेज, सब चाहते हैं बेस्ट पढ़ना, तो सब जाना चाहते हैं आईआईटी के लिए। तो वहां पहुंचने के लिए आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, और वो कैसे होगा? सिर्फ मेहनत। कितना भी शार्प माइंड हो आपका, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, ठीक है। बच्चे देखो यार, मतलब बिहार में जाके देखो एक बार, बिहार में जो कंडीशंस रहती ना, भाई खेत बेच के भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं आईआईटी के लिए। आपने देखा होगा सुपर 30, तो उसमें कई चीजें तो सही है, मतलब बहुत सारी चीजें एग्जेजरेट करी है पिक्चर में, वो आई एग्री, बट कई चीजें है वहां पर। सच में ऐसे लोग हैं जो भयंकर गरीबी में है और वो आईआईटी क्रैक करते हैं रात की लाइट में पढ़कर। अब आजकल तो यार थोड़ा बहुत पैसा तो सबके पास ही है, मनरेगा में भी भाई 300-400 रुपए शायद मिल जाती मजदूरी, तो महीने का कुछ तो कमा लेता है आदमी। घर में सब मिलके काम करे तो एक लिविंग स्टैंडर्ड उतना खराब नहीं रह गया पहले जितना, पर फिर भी अब लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। उस मेहनत को आपको आपको भी करना पड़ेगा। सीट्स लिमिटेड है, बेस्ट जगह आईआईटी, बेस्ट कॉलेज पहुंचना है, बेस्ट रैंक चाहिए, बाकी से आगे निकलना है, उनसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, चाहे कितना भी शार्प माइंड हो। मैंने देखा है बच्चे कितना भी शार्प माइंड होता है आईआईटी में सिलेक्ट नहीं होते जब तक मेहनत नहीं करते। तो मेहनत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अपनी सारी कमियां दूर करो। कोई भी, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं 30 तक टेबल याद है कि नहीं, तो मैं वही गारंटी दे रहा हूँ कि कई बच्चों को याद नहीं होगी।
ठीक है। लेकिन मैं मेरा खुद का बताऊं, जब मैं पढ़ रहा था आईआईटी के लिए, मुझे 30 तक टेबल अच्छे से आती, 30 तक नंबर्स की टेबल अच्छे से आती, जरूरत पड़ती, क्योंकि ये सब टूल्स है हमारे, ये टूल्स स्ट्रांग होंगे तो आईआईटी के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। जैसे वॉर है आपका आईआईटी का पेपर, ये सोच के जाओ, उसके लिए जो जरूरत पड़े सब प्रिपेयर करके जाओ, सारे फॉर्मूले ऑन द टिप्स होना चाहिए। अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप 12th में हो, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो, और मैं कोई फॉर्मूला पूछो आपको नहीं आया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो आप हक ही नहीं रखते हो बोलने का अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है। अगर याद नहीं फॉर्मूला तो आप ये हक ही नहीं रखते हो कि बोल सको किसी को कि आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हो। आप आईआईटी के लिए फिर पढ़ नहीं रहे हो, मजाक कर रहे हो अगर आप फॉर्मूले याद भी नहीं करते हो तो। बहुत बेसिक चीज है फॉर्मूले याद करना, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से सोचो एक बार, समझे? तो आपको खुद को लगेगा कि यार मैं, कोई भी बच्चा हो, कि कैसे हम है ना अपनी बेसिक बेसिक चीजें भी गलत करते, समझे? चलो क्वेश्चन पे आते। 2 हेनरी 3 हेनरी इंडक्टर्स का कोई रोल नहीं रहेगा सर्किट में। क्यों? स्टेडी स्टेट है, कुछ कहा ही नहीं मैंने सर्किट में कि कब स्टार्ट करा, तो आप तो ये मान लोगे स्टेडी स्टेट में। अगर स्टेडी स्टेट में मानोगे, स्टेडी स्टेट में मान लोगे तो ये 6 और 3 पैरेलल 2 ओम हो जाएगा, 6 × 3/6 + 3 2 ओम आ जाएगा। यहाँ 2 ओम और ये 2 ओम 4 ओम, सर्किट में 4 ओम का रेजिस्टर, 18/4 का करंट शुड बी 18/4, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लो तो 9/2 का करंट आ गया। वो जो करंट आया वो यहाँ 2 में डिवाइड होगा, इन दो रजिस्टर में डिवाइड होगा, 6 ओम और 3 ओम में। रजिस्टर का रेशो 2:1, करंट का रेशो 1:2। 1:2 में कैसे डिवाइड करेंगे? 1 और 2 दो नंबर का सम कर दो 3 से इसको डिवाइड करो, 3/2। यहाँ 1 पार्ट, यहाँ 2 पार्ट, तो यहाँ इसको क्या करा था, 3 से डिवाइड करा तो 3/2, तो 3/2 और उसका 2 पार्ट 3 एम्पियर। ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो सबको क्लियर क्वेश्चन आया समझ में? ये यस, ऋत्विक को तो क्लियर है, निशित को भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके, बस आज अपन यहाँ रुकते हैं। एलआर सर्किट पढ़ा है, एलआर सर्किट का बिगिनर बॉक्स पूरा करके लाओ नेक्स्ट क्लास में। आगे क्या पढ़ने वाले हैं अपन? म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ने वाले हैं, एलसी ऑसिलेशन पढ़ने वाले हैं। म्यूचुअल इंडक्शन बहुत छोटा सा पोर्शन है। ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे अपन, ट्रांसफार्मर को हो सकता है मैं अभी ना पढ़ाऊं, एसी में पढ़ा दूं, या हो सकता है अभी पढ़ ले, देख लेंगे वो अपन। और एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे। एलसी ऑसिलेशन इज वेरी सिंपल, अगर एसएचएम आता है तो एलसी ऑसिलेशन बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। चलो, और एससीबी के आगे के क्वेश्चंस भी करो, बिल्कुल सही। 65 तक तो मैंने बोला था, आगे के क्वेश्चन भी काफी सारे अब हो जाएंगे। एलआर सर्किट के जितने क्वेश्चन है वो सब इंडक्टर एलआर सर्किट के हो जाएंगे आपसे। थोड़ा सा ही बचा है, 1-2 लेक्चर के बाद तो एससीबी फिर पूरी कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो सब करके आइएगा। और आज क्या है? फ्राइडे, मैंने सैटरडे डिस्कशन के लिए भी कहा था, है ना? तो कल देखते हैं। एससीबी के बचे हुए क्वेश्चन ही बचे ना अभी, तो अपना पेंडिंग क्या चल रहा है बताओ? एससीबी के क्वेश्चन बचे हुए है ना, ठीक है। तो कल वही डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन 65 तक क्वेश्चन कर लेंगे, 30 तक शायद हुए थे, 30 के आगे के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलो, 1 अगस्त को पेपर नहीं है आपका, 14 को है। आप लोगों का पेपर 14 को है ना? वो नोटिस भी आ चुका है, देखो आपके ग्रुप पे, है ना? ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू।